आजकल 6 नहीं 6। ओके, हाउस रेंट अलाउंस बोले 30,000 जरा 12 3,60,000। ओके, लेकिन बेसिक सैलरी में 2 बातें उसने बताई हैं, तीसरी बात मैं खुद ऐड करूंगा। वो जो पहली लाइन में लिखा हुआ था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट बेनिफिट। सॉल्यूशन देखने वालों से अल्लाह पूछेगा इंटरेस्ट बेनिफिट, दिमाग नहीं चलता ना फिर। इंटरेस्ट बेनिफिट जी, लोन की अमाउंट बताएं। 16 लाख। एम्प्लॉय कितना इंटरेस्ट दे रहा है, तो कितना सेव हो रहा है? 6%। अच्छा जी, साल का बेंड होगा 30 जून 13 को। शुरू कब हुआ है? साल नहीं, माजरत, लोन कब लिया? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितने महीने बने? 5 महीने बने। इंटू 5/12 जी, कितना है? 42। ओके, नेक्स्ट, डिटेल्स रिगार्डिंग बिजनेस इनकम। इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेल जी बोले 1.2 मिलियन लेस एक्सपेंसेस ड्रोन। ओके, एक्सपेंसेस बोले 3 लाख। मैन, एक्सपेंसेस के साथ पर मंथ लिखा हुआ, सादर ने कोनी भी मारी है तुझे, वो नीचे लिखा हुआ है। ओके मैन, गाय ऐसे बातें ना क्या करो। अच्छा जी, सेल्स लेस एक्सपेंसेस। अब लॉ मेकर आगे बढ़ा और आप लोग नहीं कहते इस बंदे के 2 चेहरे हैं? कभी कभी कहते हैं ना इस बंदे के। नहीं, कभी नहीं कहते, आप लोग शरीफ लोग हैं। अच्छा, थोड़े बड़े होंगे तो आप जैसी बातें सुनेंगे। अच्छा, तो लॉ मेकर आगे बढ़ा और उसने कहा जी भाई, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है इसका 2 फोल्ड इफेक्ट है। लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, उसका 2 फोल्ड इफेक्ट है। और लॉ मेकर बड़ा खुश हुआ, कहता है कि लोन लेके लोग घर का फर्नीचर खरीदते हैं, ये बात मुझे पसंद नहीं है। एम्प्लॉयर से लोन लेके लोग जो है वो घर बदल लेते हैं, नया घर ले लेते हैं, मुझे ये बात भी पसंद नहीं है। घर के लिए एम्प्लॉय लोग क्या कहते हैं, लोन लेते हैं और लोन लेके बच्चों की शादी कर देते हैं, मुझे ये बात नहीं अच्छा, कहते हैं, मैं कहता हूं लोन लेके किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डालो जिसमें इन्वेस्टमेंट करके तुम्हें इनकम आए और उसमें मुझे टैक्स दो। कहते हैं मैं ये चाहता हूं, लोन लेके किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डालो जिससे इनकम आए और उस इनकम पे तुम मुझे क्या दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें एक बेनिफिट दिया करूंगा। तो अगर लोन का मकसद नेक हो, नेक से मुराद ये है कि टैक्स वालों को टैक्स उस पर जाना हो। अगर लोन को किसी ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जिस प्रोजेक्ट से इनकम आए और उस इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स ले, तो फिर गवर्नमेंट खुश होकर एक बेनिफिट देती है। गवर्नमेंट कहती है लोन के इंटरेस्ट को यहां ऐड किया, यहां लेस कर लो। इधर क्या किया? ऐड किया, लेस कर लो। लेस करने से प्रॉफिट नहीं, वो पाइयो वो दो हाँ, लेस करने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे। प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। हमने तो यही सुना है बचपन से, लेस होने से चीजें कम होती हैं। नहीं आप लोग क्या? अच्छा जी, तो लेस हो जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम होंगे, टैक्स जो है वो उसका कम हो जाएगा और वो खुश होगा। लॉ मेकर बेनिफिट देना चाह रहा है, यही तो मैं आपको कह रहा हूं, वो बेनिफिट देना चाह रहा है। अच्छा जी, अब लेस इंटरेस्ट। और दूसरे एंगल से सोचें, ये बात बड़ी आसान है। कैसे? कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया हुआ है, उस पर अगर कोई इंटरेस्ट बेनिफिट है वो सैलरी में ऐड करें। ये पुराना रूल है, ये कल पढ़ाया था।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो सोचे, बिजनेस के लिए लोन पर बैंक को भी तो इंटरेस्ट पे करना था, अभी एम्प्लॉयर को पे कर रहे हैं। तो बिजनेस में अगर बैंक से लोन लेते तो भी इंटरेस्ट माइनस करने की जाती है, अब एम्प्लॉयर से ले लिया तो भी इंटरेस्ट माइनस करने की जाता है। अब सवाल ये है कि कितना इंटरेस्ट माइनस करना है। यहां पर लॉ मेकर इतना सखी निकला कि उसने कहा भाई छोड़ 6% को भी, पूरा 10% माइनस कर ले, तू जा, तू छोड़ इस बात को। मैं तेरे से इतना खुश हूं कि तूने लोन लेके बिजनेस शुरू किया। वो याद है कामरान, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, कोई कामरान नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, याद है कामरान, लॉ में वो जो कामरान था उसने लोन लेके घर के लिए फर्नीचर खरीद लिया था, वो याद है असलम, उसने लोन लिया था, लोन लेके आके दोस्त को दे दिया था। तूने लोन लेके कारोबार शुरू किया, तू है और जबरदस्त। अब लॉ मेकर ना सिर्फ इंटरेस्ट को यहां माइनस करने देगा, बल्कि माइनस करते हुए लॉ मेकर का दिल इतना खुला होगा कि वो 6% की बजाय 10% माइनस करने देगा। लोन थले आ, मैं भी आवा, नहीं तू ऐसे ही रह, आ जाओ भाई, हाय बेटो। ओह ऑसम। अच्छा जी, आप बताएं कितना आया, कितना? इट्स ओवर। द लॉ मेकर हैज गिवन द बेनिफिट, उसने आपको बेनिफिट दिया है, इंटरेस्ट आपके एक्सपेंस के तौर पे अलाउ है। इसको कहते हैं डिडक्शन इज अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड नहीं, डिडक्शन इज अलाउड, माइनस करने की इजाजत है। अब देखें सेल में से जब ये दो खर्चे माइनस करेंगे तो और सेल कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। कितना? 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4। ओके, इट्स ओवर। इट इज हिज टैक्सेबल इनकम। यार ड्रोन हमले बहुत हो रहे हैं जी। पहले इंग्लिश पढ़ लेंगे, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता होता। पहले इंग्लिश पढ़ लें पॉइंट 8 की, लॉ में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लें। वेयर एम्प्लॉय यूजेस अ लोन obtained from employer for acquisition of any asset or property producing income। ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदे जिससे घर के एसेट बढ़ते रहे। शर्त है कैसी प्रॉपर्टी खरीदे जिससे क्या प्रोड्यूस हो? इनकम। अंडर एनी हेड की भी शर्त नहीं है, इसने तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया ना। अंडर एनी हेड्स इट विल बी अज्यूम्ड, ये अज्यूम कर लो that employee has paid interest equal to benchmark rate। ये assume कर लो कि एम्प्लॉय ने किस पे रेट दिया है? बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट कितना है? एम्प्लॉय हैज पेड इंटरेस्ट एट बेंचमार्क रेट, पे ही कर दिया है भाई। अगर उसने एज्यूम कर रहे हैं उसने इंटरेस्ट बेंचमार्क रेट पे ही कर दिया है, तो पे करने की वजह से फिर खर्चा माइनस करने की इजाजत होनी चाहिए। तो एज्यूम किया जाएगा उसने 10% पे कर दिया है, तो पे कर दिया तो माइनस कर दो। हालांकि हकीकत में आपको पता है वो 10% पे नहीं कर रहा, वो 4% पे कर रहा है, लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं मैं अज्यूम कर रहा हूं कितना पे कर रहा है? 10%। अब असूल क्या है कि सैलरी में रूल नहीं बदलेगा, वो कल वाला रूल, लेकिन किसी और हेड में कितना माइनस किया करेंगे? इक्वल टू बेंचमार्क रेट। एक्चुअल नहीं, इक्वल टू बेंचमार्क, पूरा 10%। सैलरी का रूल कल वाला। एक मिनट, ये तो कल वाली बात है ना भाई, इस पे तो 13 का 7 ही लगेगा, इस पे तो 13 का 7 ही लगेगा। आज वाली बात है ये, देखें इधर सारे ऊपर। वेयर अ पर्सन यूजेस अ लोन obtained from employer for acquiring any property producing income, it will be assumed that employee has paid interest equal to, assumption यहां लेनी है, ये कल वाला रूल है ये जी। तो बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे लॉसेस बिजनेस में अलाउड है।
भाई आगे आ जाओ ना मोहतरम, आप इधर हो जाओ, आप तीनों। ओके ओके नेक्स्ट। अच्छा अब ये देखें जरा, एक मिनट। क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड कितना गिवन है? 4%। क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड कितना गिवन है? 4%। और मैंने इधर कितना ऐड किया है? और इधर 10%, इधर 10%। क्लियर? अच्छा बिल फर्ज इधर तो सेविंग ऐड करनी है ना, इधर सेविंग ऐड करनी है। इधर तो कल वाला रूल है 10 - 4, 10 - 4। अच्छा अगर क्वेश्चन में 1% होता तो फिर एम्प्लॉयर को पे कितना करता? ओ पे कितना करता है, मेरा सवाल सुना करें। पे कितना करता? 1%। एम्प्लॉय को बचता कितना? तो फिर इधर कितना ऐड करते? इधर 9%। क्लियर? और इधर तो रूल वही है, इधर रूल वही है, कितने परसेंट? इट विल बी अज्यूम दैट ही हैज पेड द इंटरेस्ट एट बेंचमार्क रेट। इधर तो 10% ही करना, ठीक है। अच्छा अगर इधर 0 होता सवाल में तो एम्प्लॉय 10 - 0 बच कितना रहे? 10%। इधर तो 10 ही, इधर तो 10 ही। अब एक इश्यू को लॉ मेकर ने एड्रेस नहीं किया, बट आईकेप ने अपनी किताब में उसको डिस्कस किया है। लॉ मेकर ने उस इश्यू को एड्रेस नहीं किया। एम्प्लॉयर जालिम ने एम्प्लॉय को कहा 13% इंटरेस्ट दे। सवाल में गिवन है इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय इज 13%। ये कौन सा वाला सिनेरियो है? एट और अबव बेंचमार्क रेट। अब ऐसी सूरत में एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट हो रहा है? मार्केट में 10 मिलना था, इधर 13 है, एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। क्लियर? अब एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो कल हमने पढ़ा था, ये वाला पोर्शन हमने कल पढ़ लिया हुआ है, इतना पे करे इतना ऐड करो, ये कल पढ़ा दिया हुआ है। अब यहां पे लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। आईकेप ने अपनी किताब में राय लिखी हुई है कि यहां पे 13% ही माइनस कर दो, क्योंकि जिन चीजों में लॉ कभी खामोश होता है ना, तो फिर लॉ मेकर वहां पे कभी कभी बेनिफिट दे ही देता है। जज साहब बल्कि कोर्ट में बेनिफिट दे ही देते हैं। लॉ में ऐसा इशू एड्रेस नहीं हुआ। पॉइंट 8 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इफ द इंटरेस्ट इज चार्ज एट अबव बेंचमार्क रेट देन, कुछ ऐसी लाइन लिखी हुई है। तो आईकेप वालों की राय है, आईकेप ने अपनी किताब में राय लिखी हुई है कि यहां पे फिर पूरा ही माइनस कर दो ताकि एम्प्लॉय रिलैक्स हो जाए। अब वो पे ही 13 कर रहा है, तो अगर एज्यूम कर लें 10 पे कर रहे हैं, इससे तो उल्टा बेनिफिट की बजाय उसे नुकसान हो जाएगा। उसकी जेब से जा कितना रहे? 13। तो एज्यूम कर लो कितना ही जा रहा है? 13। बहरहाल ये आईकेप की राय है। अगले सफे पे आए, फिर मैं आपको टाइम देता हूं नोट करने का। नोट, और मैंने कहा कि जो नोट आईकेप की किताब के हों वो उनको आईकेप आगे लिख लिया करें, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होते डब्बे में है, मेरे ख्याल से सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आईकेप ने अपनी किताब में डाले में। इफ इन अबव केस इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर इज, if in above case interest charged by employer is higher than actual interest paid will be, फिर actual interest paid को आपने माइनस करना है। तो ये तो मैंने दो आपको मिसालें दी हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिनेरियो है। तो आप उसी सवाल पे आगे जाके अपडेट कर सकते हैं जहां सवाल का सोल्यूशन हुआ है, कि जिस तरह मैंने किया है उसी तरह सामने कर सकते हैं। जगह बड़ी है, राइट पे जगह है, लेफ्ट पे जगह है, दरमियान में इतनी जगह है जी। नोट करना शुरू करें। अगर सवाल में 1 दिया होता तो क्या करना था?
सैलरी में कितना जाता, बोले बोले बोले, 10 और 1 का डिफरेंस 9, और बिजनेस में कितना जाता 10। अगर सवाल में 0 दिया होता तो कल क्या सीखा था, सैलरी में कितना जाएगा 10 और बिजनेस में 10। अगर सवाल में 13 दिया होता तो बिजनेस में, सॉरी सैलरी में कल क्या पड़ा था, कितना जाएगा 0। ये तो कल वाली बात है। और इधर 10। ये सारी बातें कहां लिखी हुई हैं, 13 के 7 में, और ये 13 के 8 में, और ये कहां लिखी हुई है बात, क्वेश्चन में। एक्चुअल इंटरेस्ट कहां गिवन होगा, क्वेश्चन में। ये वो होगा जो एम्प्लॉय पे कर रहा है। सॉरी, ओके। अच्छा, मंडे को टेस्ट किसने नहीं देना, हाथ खड़ा कर दें। मंडे को टेस्ट नहीं देना, हिम्मत करें। तो टेस्ट छोड़ते हैं तो फिर हिम्मत भी नहीं चाहिए हाथ खड़ा करने की। सबने बहुत अच्छा। क्या देख रहे हो भाई? अच्छा चलो सीए करो। ओके जी, पॉइंट थोड़ा था तो अब हमने उसको थोड़ा देख लिया है। अब आ जाएं पेज 95 पे। पॉइंट 12, सॉरी 11 कल पढ़े थे। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और सर्विसेज आर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, सैलरी शैल इंक्लूड द fair market value of property at the time, less amount paid by employee to employer, या fair market value of service at the time it is provided, less amount paid by employee to employer. Okay. प्रॉपर्टी ट्रांसफर मैंने कहा था कोई भी चीज हो सकती है। ओके, पॉइंट 12 वैल्यूएशन ऑफ, ये पॉइंट 11 के ना न्यूमेरिकल्स आपको बड़े कराने हैं मैंने, ये मंडे को, कल फ्राइडे को करेंगे। पॉइंट 11 का न्यूमेरिकली। 12 वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का क्या मतलब है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया? घर दिया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया? घर दिया। अकोमोडेशन कितने हिस्से के लिए? हमेशा के लिए या जितना सा नौकरी कर रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। नीचे प्रोवाइडेड का लफ्ज लिखा हुआ है या ट्रांसफर्ड का? प्रोवाइडेड का क्या मतलब है? हमेशा के लिए दिया या थोड़े अरसे के लिए दिया? द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल बी हायर ऑफ। ओके, अगले सफे पे आए, एग्जांपल्स इसकी करते हैं पहले। एग्जाम्पल 2 मैं पहले कराऊंगा। एग्जाम्पल 2, बेसिक सैलरी, पेज 96। बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज 1 लाख पर मंथ। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है 1 लाख पर मंथ। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद 2 ऑप्शंस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 ऑप्शंस दिए हैं। नंबर 1, either I will provide you house in factory premises। बशीर, एम्प्लॉय बशीर है, आप लोग ऊपर देखने लगे।
बशीर चल मेरे नाल यार, मैं तुम्हें फैक्ट्री के अंदर ये घर दिखा देता हूं। ईदर आई विल प्रोवाइड यू हाउस इन फैक्ट्री, अगर तुम चाहते हो फैक्ट्री के अंदर घर देखना है तो चलो मेरे साथ, माशाल्लाह वो भी कनाल से कम का नहीं है, परेशान ना होना, आओ मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। लाख रुपए तुम्हें तनख्वाह दे रहा हूं तो घर भी तुम्हें कनाल वाला लेके दूंगा, परेशान ना हो। ईदर आई विल प्रोवाइड यू हाउस इन फैक्ट्री प्रेमिसेस, और अगर तुम ये नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि मुझे घर फैक्ट्री में नहीं चाहिए, तो देन आई विल गिव यू हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 50,000 पर मंथ। फिर हर महीने मेरे से 50,000 रुपये ले जाया करना भाइयों मेरे, फिर हर महीने मेरे से 50,000 रुपये लेंगे। सर दोनों ही कर दें घर? बशीर लुटनी मची हुई, क्या घर भी दे दूं तुम्हें, हर महीने 50,000 भी दे दूं? हु आर यू बशीर, हाउ डेयर यू? अच्छा अच्छा सर आप गुस्से हो गए थे, मेरा मजाक करने की आदत है, तो वैसे कर दें तो कोई मसला नहीं है, कर दें तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल एम्प्लॉय के पास तो कितनी ऑप्शंस हैं? 2। तो एम्प्लॉय 2 ऑप्शंस हैं, या घर ले ले या हाउस एंड लॉस ले ले। सो एम्प्लॉय ने कहा ओके सर वेट, एंड एम्प्लॉय गया, 20 बच्चों को लेके आया और 20 बच्चों को आके कहा कि भाई ये है, जरा देखो जरा कर अंदर जाके, सही है? तो यस, बच्चे ने कहा मैट्रिक में बच्चा पढ़ता था, रात को यही घर मेरे ख्वाब में आया था, तो इसलिए आई विल से इट इज़ माई ड्रीम हाउस। सो एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर होम। एम्प्लॉय ने क्या ऑप्शन किया? क्या घर पसंद किया। आप बताएं जी, इसको हर महीने 50,000 मिलेगा या इसको बंगला मिल गया? 5 मरले के घर के बाहर लिखा होता है लोगों ने, कोठी बराए फरोख्त। ओके बंदा हूँ कोठ। अच्छा जी, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। तो दुनिया की चीजों पे ज्यादा खुश ना हुआ करें। किसी दोस्त के पास दाएं बाएं आपने देखा है वो गाड़ी पे आया है, आपकी आंखों में चमक आ गई, इसका मतलब है दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में है। वो दूसरे को कौन, ओए अच्छा ये गाड़ी पे अच्छा जी, दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए दिल में। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम निकालनी है, सोल्यूशन नहीं देखना। गाड़ी वाला नमाज छोड़ेगा दोज़ख में जाएगा, साइकिल वाला नमाज पढ़ेगा जन्नत में जाएगा। गाड़ी वाला नमाज पढ़ेगा वो भी जन्नत में चला जाएगा। अच्छा जी, नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ, into 12 months, 12000000। अच्छा, अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया घर, अब हमने ना 2 में से हायर की तरफ जाना है, क्योंकि लॉ मेकर को चढ़ गई है तप, ही इज तपिंग लाइक एनीथिंग एंड ही इज सेइंग कि वही पूरा करी, यानी पूरा घर तूने एम्प्लॉय, खुदा का खौफ कर ले आओ एम्प्लॉय नु हायर ऑफ। बशीर खड़े हो इधर, शर्म नहीं आती? यानी घर ही तुमने हायर ऑफ, लोअर ऑफ नहीं होता, अब हायर ऑफ। 2 में से हायर को सैलरी में ऐड करो। 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या अब अंग्रेजों वाली अंग्रेजी आने लगी है, अटेंटिव रहने। Amount that would have been paid had no accommodation been provided. You man sitting at the end wearing glasses, stand up. Stand up man. Oh, at the end. Stand up. उर्दू में तर्जमा करो। अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड। आसान है उर्दू पे जानना। अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, वो रकम जो सुभान अल्लाह,
वो रकम जो अदा कर दी जाती, क्या तुसी खलो जाओ, है अगर घर ना दिया जाता, बह जा, अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, वो पैसे जो दिए जाते, हैड अगर, नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड, अगर घर ना दिया जाता। जी बता दें, वो पैसे जो दिए जाते अगर घर ना दिया जाता। 50,000 पर मंथ, और 45% लेना है किसका, ये बताएं कितना है, ये मैं तुझे क्या ना कैलकुलेशन किया कर तो फिर करता है 540 जी, ये 6 लाख। इन दोनों में से देखने में कौन सा हायर लग रहा है और है भी कौन सा, अच्छा हायर को बुला लें, हायर इधर आई, उसने कहा नहीं मैं पहल लूं, 6 लाख। ओके, सीट बेल्ट पहना दें, टोटल कराएं। नाउ तो बशीर इज तड़पिंग लाइक एनीथिंग के मैंने 12 लाख कमाया। बशीर तड़प, कोई मसला नहीं, तूने 18 लाख कमाया। चैप्टर 4 में जाके तेरे पे रेट लगेगा किस पे, 18 लाख पे। मुझे नहीं घर चाहिए, अब कोई चक्कर नहीं, इस्तेमाल कर लिया पूरा साल, मुझे नहीं घर चाहिए, चल 18 लाख पे टैक्स दे। अब किस पे टैक्स देगा? तो भाई ये बड़ी परेशान और हैरानी वाली बात है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे दे और हुकूमत को पता चल जाए तो समझ ले एम्प्लॉय मारा गया। एम्प्लॉय कमा रहा होगा 12 लाख, टैक्स किस पे दे रहा होगा? घर को भी तो एंजॉय कर रहा है, घर को भी तो एंजॉय कर रहा है। देखेंगे, नोट करेंगे, क्या बता दें? अगर देखना है तो फिर अगला सवाल शुरू करते हैं। नोट करना है तो 1-2 मिनट ले लें, नोट करेंगे, ठीक है। Okay, next. Example 3, example 1.
बेसिक, अच्छा सॉरी, रूल पढ़ लें पिछले सफे पे। पिछले सफे पे, अच्छा ये पैसे इसने ऑप्ट नहीं किए थे, इसने घर ऑप्ट किया था। अगर पैसे ऑप्ट कर लेता तो क्या होता? फिर आपको पता है सैलरी के चैप्टर में हमने दूसरे सफे पे पढ़ा था ऑल अलाउंसेस, डियरनेस, हाउस रेंट सारे टैक्सेबल हैं। तो अगर ये घर पसंद ना करता, 50,000 लेना पसंद करता, तो फिर क्या हायर ऑफ होना था या फिर ये हर महीने पैसे ले रहा था? हायर ऑफ कब होगा? जब कौन सी ऑप्शन हो गया मोबाइल यूज, ठीक है चलो आओ बंद कर दो। अच्छा अब बताएं, अगर ये घर लेता तो क्या करता? तो फिर दोनों में से हायर। लेकिन अगर बिल फर्ज इसी सवाल में कहते हैं मैंने घर नहीं लेना, मुझे हर महीने क्या दे दो? 50,000, फिर कौन सा रूल लगना था? फिर वो चैप्टर के दूसरे सफे पे जो लिखा हुआ था ऑल अलाउंसेज आर टैक्सेबल, वो सैलरी का पार्ट है। फिर 50,000 ज़रब 12 बस इनकम में ऐड कर दो, फिर हायर नहीं देखना। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल 1। तो ये वाला रूल आज वाला कब लगाना है? जब एम्प्लॉय क्या ऑप्ट करे? बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 1 लाख पर मंथ। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ है। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद अ होम। एम्प्लॉय इधर वो देख घर जा रहे हैं। एम्प्लॉय ने कहा व्हाट इज दिस? एम्प्लॉयर ने कहा तुम इससे बात करो, मेरे से बात कर रहे हो। हाँ सर ये क्या चक्कर है सर? ये सर ये क्या चक्कर है सर? वो हमने सुना था कि एम्प्लॉयर कोई 2 ऑप्शन देता होता है, कहता है और जाओ ये 2 ऑप्शन, वो तेरे लिए नहीं है, घर रहना रहे, नहीं रहना ना रहे। तो एम्प्लॉय तो भागा भागा जाएगा, तो जो घर मिल रहा है, जो चीज मिल रही है उसी पे गुजारा करेगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑप्शंस दी या घर दिया? ऑप्शंस दी या घर दिया? अब एम्प्लॉय क्या कहेगा? एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मी अकोमोडेशन। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मी अकोमोडेशन। आप बताएं जी, क्या वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता कितने हैं? वो ऑप्शन ही नहीं दी, वो ऑप्शन ही नहीं दी। अब ऐसी सूरत में मैं 2 अमाउंट्स का हायर कैसे लूं? ले ही नहीं सकते। अच्छा फिर क्या करूं? जो है क्या? जो है तो कुछ भी नहीं है, किसी पे गुजारा चला लेते हैं। किस पे? 45% ऑफ। अब वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता, पैसे तो गिवन नहीं है। हर बंदे के साथ मजबूरियां लगी हुई हैं, हमारे साथ भी कुछ मजबूरियां लगी हुई हैं। ओके मल्टीप्लाई कर 5,40,000। यहां पे हम पेपर में लिख के आएंगे नोट 50 रुपए वाला नहीं, नोट 100 वाला। लूट में जी हुई है, 1000 से भी काम नहीं चलता है घर में। अच्छा नोट एज अ जनरल रूल हायर ऑफ 45% of basic salary or amount that would have, नहीं मुझे बोलने दो ना, मैं अगली क्लास में भी पढ़ाना है, भूलना जाए। amount that would have been paid had no accommodation been provided. If a general rule higher of 45 or amount that would have been paid had no accommodation is added in salary. You examiner, you have not given. जिस बात ही नहीं होना, you examiner, you have not given me this amount, therefore we 2 or 3 have mutually decided. नहीं अच्छा, therefore humble बने, humble. Therefore I am going therefore I am only adding 45% of basic salary. वैसे you should have not done this. चलें जी नोट करें, देखेंगे नोट करेंगे। ये नोट लिख के आने के लिए दिखा रहा हूं, जबरदस्त मजे की बात। ये समझाने के लिए नहीं, ये लिख के आने के लिए दिखाया जा रहा है। हद हो गई, हद हो गई।
अब खुशी पता है क्यों है? ये 2 छुट्टियां आ रही हैं, ये सारी खुशियां जबरदस्त। आज और कल का दिन गुजर नहीं रहा, परसों सुबह से पढ़ने बैठ जाने, जबरदस्त। ये सारा पिछला रिवाइज करना है। अल्लाह। Okay, come on, previous page. Come on, guys. Come on, page 95. चलें, भी नोट करने नहीं कर रहे हैं, 2 दिन भी दे देंगे, नोट करते रहेंगे। ओके, वापिस आ जाए जी, पेज 95 जिथे दी पॉइंट 12। द वैल्यू ऑफ accommodation provided by employer to the employee shall be higher of 45% of minimum of time scale of basic salary और basic salary। तो ये भी आपको पढ़ाना है, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल क्या होता है। फिलहाल इसको छोड़ें, जम मार के पढ़ेंगे। मिनिमम ऑफ टाइम स्केल न्यूमेरिकली आई के अपने कभी नहीं टेस्ट किया, बहरहाल इसको स्किप करके मैं पढ़ाऊं। 45% ऑफ बेसिक सैलरी और पैसे जो दिए जाते एम्प्लॉयर की तरफ से हैड अगर नो अकोमोडेशन घर ना दिया जाता, पैसे जो एम्प्लॉयर की तरफ से दिए जाते अगर घर ना दिया जाता। एम्प्लॉय इंक्लूड्स द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ओके, आ जाइए अगले सफे पे। एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 ये हम काफी टाइम लगा रहे हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि ये आई कैप इसको बार बार पूछते हैं। एग्जाम्पल 3, an employee is paid a basic salary of 90,000 per month. Employer has provided the employee with a furnished house outside factory premises. Okay, शायद फैक्ट्री में इतने घर खत्म हो गए तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उठा बाहर फेंका, फैक्ट्री के बाहर तुझे घर ले देता हूं। अब प्रोबेबली एम्प्लॉयर का वो अपना तो घर होगा नहीं, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा होगा ये दफ्तर, ये सड़क, ये घर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा ओ नजर आ रहे हैं जी, नजर आ रहे हैं की है सर, घर है। तो ऐसा करते हैं, इस घर के बाहर लिखा हुआ है किराए के लिए खाली है, तू इधर ही बैठ। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा तू इधर ही बैठ, मैं जरा जाता हूं सर, सड़क ध्यान से क्रॉस कीजिएगा। अच्छा चल ठीक है, चुप कर जा, बहुत नसीहत है तुझे। अच्छा जी, तो टॉपो टॉप एम्प्लॉयर गया बारों बार, और एम्प्लॉयर ने यहां से नंबर देख के डायल किया, टक 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 टक, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। अगले ने कहा उर्दू में बात कर। एम्प्लॉयर ने कहा जी वो मैं आया था, वो मैंने ना घर लेना है, तो घर का किराया बता दें। तो उसने कहा यार मार्केट में तो चलता है 32,000, चल तू अंग्रेजी मार रहा है, तेरे लिए 30,000। तो एम्प्लॉयर को उसने घर किराए पे दे दिया 30,000, और एम्प्लॉयर के साथ घर के मालिक का, भाई तो मेरी गल सुनना यार, एम्प्लॉयर के साथ घर का एग्रीमेंट हो गया। अब एम्प्लॉय को इससे कंसर्न नहीं कि एम्प्लॉयर ने घर कहां से अरेंज करा के दिया, एम्प्लॉय को इससे कंसर्न नहीं,
कि एम्प्लॉयर ने घर कहां से अरेंज करा के दिया है। एम्प्लॉय व्हेन एम्प्लॉय विल स्टेप इन दैट हाउस, जब एम्प्लॉय उस घर में कदम रखेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, मुझे ये घर एम्प्लॉयर ने अरेंज करा के दिया है, जिसकी इंग्लिश बनेगी अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। उसे इससे कंसर्न नहीं। हर महीने घर का मालिक मकान एम्प्लॉयर को कहा करेगा किराया दे दो, एम्प्लॉयर बराह रास्त किराया दे देगा घर के मालिक मकान को। तो इट इज नॉट हाउस रेंट अलाउंस, इट इज नॉट रीइंबर्समेंट, इट इज अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। इट इज वाई। इस पूरी कहानी में मैंने कहीं कहा है कि एम्प्लॉई ने घर पसंद किया, एम्प्लॉई किराया देगा, एम्प्लॉई बिल लाके रीइंबर्स कराएगा, वो तो फिर वो पहले सफे वाला रूल लगना था। तो अभी एम्प्लॉयर ने घर अरेंज करके दिया है, एम्प्लॉयर मालिक के मकान को किराया देगा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सिर्फ ये कहेगा यू जस्ट शिफ्ट इन हाउस, एंड व्हेन एम्प्लॉय विल एंटर इन हाउस एम्प्लॉय विल से अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। क्लास के बाद मूंछों को ताव देना है। अच्छा, अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय बोले 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 एम्प्लॉयर। अकोमोडेशन मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे प्रोवाइड कर दी है। पढ़े, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय with a furnished house outside factory. The house is not owned by employer. ये employer का नहीं है. Actual rent paid by employer to the owner of house is, however, fair market rent is 32,000. अच्छा, अगर employer employee को घर ना देता तो कितने पैसे देता बताएं? 32,000। कहां लिखा हुआ है कि employer ने employee को कहा है? भाई एम्प्लॉयर हैज नॉट गिवन हिम एनी ऑप्शन। प्लीज, एम्प्लॉयर ने कोई ऑप्शन नहीं दी। इस सवाल को आपने प्लीज समझना है। एग्जांपल 3 तो मेन एग्जांपल है। एम्प्लॉयर हैज नॉट गिवन एम्प्लॉय एनी ऑप्शन, रादर एम्प्लॉयर हैज इंसिस्टेड हिम, ओके मैन यू विल लिव इन हाउस ओनली, बस तुम घर में रहोगे, किराया मैं दिया करूंगा। अब कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे 45% ऑफ बेसिक सैलरी को कंपेयर करते हैं फेयर मार्केट रेंट से और फिर हायर को सैलरी में ऐड करते हैं। हालांकि अभी हम पिछले सफे पे लॉ पढ़ाए हैं, तो पिछले सफे पे जाके देख लें ना, फेयर मार्केट रेंट का लफ्ज लिखा हुआ है। पिछले सफे पे लॉ में जाके देख लें, जो हमने 2 लाइनें पढ़ी हैं पिछले सफे के एंड पे, ना फेयर मार्केट रेंट का लफ्ज लिखा हुआ है, ना एक्चुअल रेंट का लफ्ज लिखा हुआ है, बल्कि लिखा हुआ है 45% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड। अब भाई क्या परेशान करने के लिए आजकल जानबूझ के इस एडजस्टमेंट में फेयर मार्केट रेंट दे रहा है जरूर, ताकि बच्चा परेशान हो और फेयर मार्केट रेंट को कंसिडर करे। हालांकि लॉ की लैंग्वेज आपने पढ़ ली है, इसमें फेयर मार्केट रेंट का कहीं जिक्र नहीं है। ओके, हाउ विल सॉल्व इट? व्हाट इज बेसिक सैलरी इनटू okay, can I compare any 2 figures? Though there are many figures, 45% of basic salary भी ले सकते हैं आप, 30,000 को भी 12 से ज़रब दे सकते हैं आप, 32,000 को भी 12 से ज़रब दे सकते हैं, but I have to follow the law. Therefore, these all figures are irrelevant. I will search only Bhutti in Baryani. That is 45% of basic salary. What is basic salary? कितना आ रहा है आजकल? 480 1566 000. Now the examiner will tap like anything. He will say कि मैंने बच्चे को इतना ज्यादा डेटा दिया और बच्चे ने मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई, तो फिर आप एग्जामिनर को लिफ्ट कराएंगे। नोट एज अ जनरल रूल, वो इंप्रेस होना शुरू हो जाएगा अभी जैसे ही पढ़ रहा होगा ना, एज अ बच्चा होते माशाल्लाह बड़ा हो गया। एज अ जनरल रूल, हायर ऑफ 45% of basic salary, an amount that would have been paid had no accommodation been provided is added in salary. Later one is not given. Later one is not given. So ये मुझे पहले भी लिखना चाहिए था मादरत। So I am only adding 45% of basic salary. Further,
कोई है मातम? फर्दर, कौन सा दर? फर्दर एक्चुअल एंड फेयर मार्केट रेंट गिवन इन क्वेश्चन इज इग्नोर्ड। लेकिन आगे एक और लाइन भी लिखिएगा, बिकॉज it is not mentioned in law to consider these amounts while ऐसे लिख रहा हूं, while valuing this perquisite, क्योंकि लॉ में लिखा ही नहीं हुआ एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट को ले। असल में इसमें थोड़ा सा लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो हमने अपना रिस्क कवर करना है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है? ब्लू शर्ट वो सुन लो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है, कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि 45% ऑफ बेसिक सैलरी को फेयर मार्केट किराए से कंपेयर कर लें। एक दो दफा शायद आईकैप ने भी अपने सोल्यूशन में ऐसा किया था, 45% ऑफ बेसिक सैलरी को फेयर मार्केट रेंट से कंपेयर किया था। लेकिन आप इतनी लंबी तमहीद बांध के आएंगे तो फिर उसको समझ आ जाएगी बात कि आपने क्या किया है। तो अगर थोड़ा सा कभी लॉ में इख्तलाफ हो तो अपने सॉल्यूशन की लॉजिक दे देने में कोई हर्ज नहीं, ये सॉल्यूशन की लॉजिक है। बिकॉज पिछले सफ़े पे 95 पे अभी अभी हमने लॉ पढ़ाए, 95 में ऐसी बात नहीं लिखी हुई। जब पे 95 पे ऐसी बात लिखी नहीं हुई तो फिर मैं क्यों फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल रेंट को कंसिडर करूं? इसलिए मैंने फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल रेंट को सवाल में क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। पढ़ लें बार बार नोट। इनको नजर नहीं आ रहा, किताब पे लिखा हुआ है। ओके, अगर सवाल में वो पैसे दे दे जो घर ना देने पे मिले तो फिर दोनों में से किसको ऐड करना है? हायर पे। अगर सवाल में सिर्फ कहे घर दिया है तो फिर किसे ऐड करना है? और अगर सवाल में घर का किराया या मार्केट किराया या एक्चुअल किराया दे दे तो उन दोनों को इग्नोर करना है और सिर्फ किसको ऐड करना है? और क्या क्या आना है कि तुमने मुझे दोनों में से दूसरी वाली चीज़ नहीं दी, इसलिए मैंने सिर्फ 45% में बेसिक सैलरी ऐड किया है, और जो तुमने मुझे पागल बनाया था एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट देके वो मैंने इग्नोर कर दिया। ओके, नेक्स्ट, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। मिनिमम ऑफ टाइम स्केल
ओके, मुझे लगता है तो पढ़ नहीं रहा होता, डस्टबिन नजर रखी होती है। एक साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी है ये, तो ईयर 1 में उनको बेसिक सैलरी मिलेगी 1 लाख, ईयर 2 में 10,000 का इंक्रीमेंट लगेगा और उनकी सैलरी हो जाएगी 1,10,000। ईयर 3 में 1 लाख का इंक्रीमेंट, 10,000 का इंक्रीमेंट लगेगा, उनकी सैलरी हो जाएगी 1,20,000। अब अगर उन सुस्त रहे और अगले ग्रेड में पोस्टिंग ना हुई अगले साल, अच्छा काम ना किया, तो बस उनकी सैलरी किस पे फिक्स हो जाएगी? 1,20,000 पे। तो एक बंदे की तनख्वाह 1 लाख है, 10,000, वही तो देखना, कोई आपके काम से नहीं आए, वो अपने काम से आए। एक बंदे की तनख्वाह अगर 1 लाख है, हर साल 10,000 बढ़ रही है, तो कब बढ़ना बंद हो जाएगी? 1,20 पे। इससे होता क्या है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं ताकि मेरा ग्रेड ही चेंज हो जाए, और 1.5 लाख से शुरू हो, वो और बात होती है। अब सवाल ये है कि ये बेसिक सैलरी पे 45% लगाएगा, तो जवाब है नो, ये बंदा बेसिक सैलरी पे नहीं लगाएगा। व्हाट इज द मिनिमम टाइम स्केल एट विच ही ज्वाइंड दिस ग्रेड? 1 लाख। अच्छा, इस साल भी खड़े होकर पूछ लो तुम्हारी मिनिमम क्या थी। इस साल फिर इससे आपने पूछा यार मिनिमम जरा बताना, मिनिमम क्या थी? 1 लाख। अच्छा, मिनिमम क्या थी? मिनिमम कहेगा 1 लाख। अब सवाल ये है कि जब हमने ये बेनिफिट कैलकुलेट करना होगा 45%, तो हम इस फिगर पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि जब हमने 45% कैलकुलेट करना होगा तो हम मिनिमम ऑफ टाइम स्केल पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेनिफिशियल है, वैसे ये बेनिफिशियल है, लोग खुश होते हैं। तो कुछ लोग, जरूरी नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम ऑफ टाइम स्केल होगा। आम ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे नहीं होता, आम ऑर्गेनाइजेशन में बस बेसिक सैलरी ही हर साल बढ़ती रहती है। पिछले सफे के एंड पे नोट कर लें, जहां पे मिनिमम का लफ्ज लिखा हुआ है, पेज 95 के एंड पे।
सो फॉर दिस पर्सन आप किसके ऊपर 45% लगाएंगे? मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। अगले सफे पे आए, एक अजीब सी बात लिखी हुई आई कैप की किताब में, पेज 96 पे। या आपको कोई बतानी मकसूद नहीं थी, बट मकसूद है थोड़ी बहुत ही। पहले नोट पढ़ ले नीचे, नोट फॉर स्टूडेंट, इट इज नॉट जनरल रूल। ये जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ ये जनरल रूल नहीं है, नेवर टेस्टेड बाय कैप, इट इज एप्लीकेबल फॉर सर्टन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सबके लिए नहीं है। इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली रेफर्स टू इट, आज तक कभी क्वेश्चन ने इसको रेफर नहीं किया। ये मिनिमम ऑफ टाइम स्केल नहीं है, ये कोई और कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट के मुलाजमीन ऐसे हैं, गवर्नमेंट ने उनको कुछ इलाकों में कहा हुआ है, कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में, कि आप ऐसा किया करो, आप या 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लिया करो या आप घर ले लो। अब इन इलाकों में गवर्नमेंट ने कहा ही ये है या 30% अलाउंस ले लो या घर ले लो। अब वो मुलाजमीन वहां मजबूर हैं, या अलाउंस लेते हैं या घर लेते हैं। अब ऐसी सूरत में अगर वो घर लेते हैं तो उनकी इनकम में अगर 45% जब ऐड होता है हायर की वजह से, वो फिर परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ने कह दिया हुआ यार, अगर किसी इलाके में हमने खुद अपने मुलाजमीन को कहा कि या 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो या घर ले लो, और उन्होंने कहा हम घर लेंगे, तो फिर उनके लिए 45% पे रेट ना लगाना, बल्कि किस पे रेट लगा देना? 30% का रेट यूज कर लेना। वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट 30%, जहां गवर्नमेंट ने कहा हुआ है आप हाउस रेंट अलाउंस ले ही 30% सकते हो, कुछ खास मुलाजमीन को कहा था गवर्नमेंट ने, then in above provision 45% will be replaced with 30%, but it is never ever tested by ICAP and no chance of being tested. जनरल रूल वही है भाई, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा बस होगी, चलें। हाँ, ये पास पेपर के सवाल करने हैं, ठीक है। 2-3 सवाल हैं। पेज नंबर 113, क्वेश्चन 257। ये आप सारे तीनों सवाल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 257 आज ही कर लीजिएगा। आज हमने क्या किया है? ओह